अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज जो है आपको कतर के हवाले से जो है वो अपडेट करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नुमान। कैसे हैं नुमान, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को बताएं कि अगर कतर का वीज़ा मंगवाना है तो सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स कतर भेजने पड़ते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर कोई कतर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, उसका सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कम अज़ कम 1 साल की उसकी वैलिडिटी होनी ठीक चाहिए। है। उसके बाद जो है वो अगर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, उसमें उसका आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट है और उसकी जो पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल क्लियर पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। पिक्चर के बीच में कोई ब्लरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक ब्लर है। अगर पिक्चर होगी तो वीज़ा ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो पेमेंट है उसमें कोई कटौती होती है? वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हो सकता है सिस्टम उसको पहले ही रिजेक्ट कर दे। अगर होता है तो जो फिर इनिशियल चार्जेस होते हैं वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है वही बताता है कि इतनी डिडक्शन आ रही है। ठीक है। अभी जो वीज़े हैं वो कौन कौन से मार्केट में सेल हो रहे हैं और उनके क्या रेट हैं? कतर का जो सबसे ज़्यादा वीज़ा सेल हो रहा है मार्केट में, एक तो लोग आज़ाद वीज़ा लेके जा रहे हैं कतर का। उसका कोई फ़ायदा है? उसका फ़ायदा अगर आप गल्फ़ के बीच में पहले अच्छा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दुबई में, सऊदी अरब में, बहरीन में, जैसे वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अच्छी सैलरी जो है वो बना लेते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आप हिम्मत करके ख़ुद जॉब ढूंढें वहाँ पे। ठीक है। आज़ाद वीज़े का मार्केट में रेट क्या चल रहा है? आज़ाद वीज़े का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रेट मार्केट ऊपर नीचे में होते रहते हैं। बिल्कुल कम से कम जो रेट है ना आज़ाद वीज़े का मार्केट में, अगर आप नॉर्मल लेबर कैटेगरी का वीज़ा लेते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 5 लाख का। अगर आप इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सुपरवाइज़र कैटेगरी का वीज़ा निकलवाते हैं तो ये वीज़ा आपको पड़ जाता है 5.5 लाख से लेकर 6 लाख तक। मतलब है कि 5.5 से 6 लाख या 6.5 लाख भी हो सकता है। इसके अंदर जो है वीज़ा कैटेगरी आती है। बिल्कुल, इसमें ये डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस डेजिग्नेशन के ऊपर वीज़ा अप्लाई और कर रहे हैं। सैलरी क्या मिल रही है? सैलरी इसके ऊपर ये है कि एक तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा ये है कि कम अज़ कम अगर कोई अच्छे स्किल्स वाला बंदा है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो 2000 से लेके 4000 रियाल तक इजीली बना लेता है। पाकिस्तानी कितने बन जाती हैं पाकिस्तानी आप इसको कह लें कि 2.5 लाख से 3 लाख तक वो कमा सकता है मंथली? मंथली। अच्छा, जो बंदा 6 लाख का वीज़ा ले रहा है वो मंथली 2.5 से 3 लाख कमा सकता है। कमा अब सकता है। 6 लाख के अंदर चीज़ें क्या क्या शामिल है? 6 लाख के बीच में इनका 1 साल का गामा वैलिड है, ठीक है, वहाँ पे जो इनको मिलेगा। और दूसरा ये है कि वीज़ा इनका जो है वो 2 साल का होगा। 2 साल का होगा। आफ्टर 1 ईयर ये इनको इकामा की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि इनके वीज़े का डेजिग्नेशन कौन सा है। बिल्कुल सही। और जो कंपनी के अगर सेल एग्जेक्टिव पे जा रहे हैं तो कंपनी क्या फैसिलिटीज़ दे रही है? कुछ कंपनीज़ हैं जो अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करती हैं और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ओनली अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें अकोमोडेशन और फूड आपने खुद अरेंज करनी होती है। मतलब है कि अगर अकोमोडेशन है, फूड नहीं है तो पैसे फिर कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर पेमेंट ज़्यादा है और अकोमोडेशन भी नहीं है, फूड भी नहीं है, तो मतलब है कि आ जाके जो बचत होगी बंदे को वो कितनी हो जाएगी वहाँ पे अगर खर्चे आप निकाल के? खाने पीने का जो खर्चा आ जाता है, अगर कोई खुला भी खाता है तो वो 500 रियाल जो है वो अपना खर्च कर लेता है। ठीक है। 300 400 या 500 रियाल आपका रहाइश का खर्चा आ जाता है। ठीक है। ठीक है, आप कह लें कि 1000 से लेके 800 रियाल तक में आप जो है वो अपनी वहाँ पे फूड और अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं। तो बचत कितनी हो जाएगी कि वहाँ से पाकिस्तान को कितने पैसे भेज सकेगा? अव्वल तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस कैटेगरी पे जाके वो स्ट्रगल कर रहे हैं और आप महीने की कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जो है वो 3000 से 4000 रियाल कमा रहे हैं तो आप पाकिस्तान में जो है वो इजीली अपनी फैमिली को 2500 रियाल तक जो है वो इजीली भेज सकते हैं। तो 2500 कतरी रियाल कितना बन गया? अभी जो रियाल है वो तकरीबन 75-76 का चल रहा है, तो 2.25 लाख के राउंड में जो है वो अमाउंट आप अपने घर यहाँ भेज सकते हैं बिल्कुल, प्रदेश में मेहनत करके। मेहनत करके। ठीक है। एजुकेशन कोई रिक्वायर्ड है? तलीम वहाँ पे कोई रिक्वायर्ड है? लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर में कोई है? बिल्कुल, एजुकेशन भी बहुत डिपेंड करती है इसमें। अब
कुछ जो वीज़े वीज़े ऐसे सेल हैं। हो रहे हैं उनमें एजुकेशन बिल्कुल। क्या रिक्वायर्ड है? अव्वल तो डिपेंड करता है कि आपका गल्फ़ का क्या एक्सपीरियंस है। गल्फ के एक्सपीरियंस के अलावा अगर जो बंदा सेल का है, मार्केटिंग का है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, या आज़ाद वीज़ा वो लेता है? अगर वो आज़ाद वीज़ा लेके जा रहा है तो सबसे पहले वो वहाँ पे देखते हैं कि वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। अगर वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है, एक तो कंपनी देखती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, और दूसरा कंपनी ये देखती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि आप सिस्टमेटिकली क्या वर्किंग जानते हैं, या फिर आप जो है वो वहाँ पे जो है पहले क्या एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। पाकिस्तान से कितने क्वालिफिकेशन वाले लोग गए हैं, उनकी तलीम कितनी है जो अभी तक गए हैं, पाकिस्तान से जो अभी तक वीज़े लगे हैं, उसका बताना चाह रहे हैं। अभी तक जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं कतर के बीच में, एक तो जा रहे हैं नर्स के वीज़े पे, ठीक है, या फिर जो है वो जा रहे हैं लैब के, जो लेबॉर्ट्री का जो काम जानते हैं वो लोग। अव्वल तो अगर उन लोगों की तरफ आप आते हैं, अगर आपके पास नर्स का डिप्लोमा है नर्सिंग का, तो आप इसमें 13,000 रियाल से लेके 36,000 रियाल तक वहाँ पे सैलरी ले सकते हैं। और ये वीज़ा कितने का जा रहा है नर्स का? नर्स का वीज़ा ये है कि ये निकलती हैं एनुअल वैकेंसीज। इसमें एक तो ये है कि आप आज़ाद वीज़ा लेके जाके वहाँ पे ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के रेफरेंस पे लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट इस पे 8 लाख से लेके 12 लाख तक एक्सपेंस आ जाता है। 8 से 12 लाख। अब जो वीज़े वहाँ से आते हैं उसको जो चेक करने का तरीका है आज आपको वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है किस वेबसाइट पे जाना है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले हम आएंगे गूगल के ऊपर। गूगल पे आने के बाद गूगल ही खोल। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे MOI कतर जो है वो सर्च करेंगे, ठीक है। MOI कतर पे आने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ये MOIQatar.net, ठीक है। या फिर इसके ऊपर नीचे आ जाता है कतर वीज़ा चेक्स online.com, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कतर वीज़ा चेक्स ऑनलाइन, इसके ऊपर आप अगर आपका वीज़ा लग गया है तो आप इस पे वीज़ा नंबर, अपना पासपोर्ट एक नंबर खोल के दिखाएं। ठीक है। सबसे पहले अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो हम आ जाते हैं इसी वेबसाइट के लिंक के ऊपर, ये वाला, जहाँ पे आप वीज़ा सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये खोलना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप खोल के शुरू से दिखाएं, ठीक है, मतलब है कि बाहर से गूगल से। ठीक है। गूगल से ही जो है ना जाके खोलें ये। हाँ, हम इस पे आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे, ठीक है। ये खुल गया। उसके बाद इसके बाद हम आ जाएंगे ई सर्विसेज के ऊपर। जो पहले से ऑलरेडी लिंक ओपन है, मैं आपको वहाँ से बता देता हूँ कि आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं अपने वीज़े को। हम इधर से ई सर्विसेज पे आ जाएंगे। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, चेक करो, दोबारा रीलोड करके देख लो, शायद खुल जाए। इंक्वायरीज पे आ जाते हैं। अगर ई सर्विसेज पे नहीं आ रहा तो हम Inquiries इंक्वायरीज पे पे आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से वीज़ा सर्विस पे आ जाते हैं। वीज़ा सर्विसेज के बाद हम इधर से आ जाएंगे वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग के ऊपर। यहाँ पे हम आएंगे, अगर वीज़ा नंबर नहीं हम सर्च करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से हम पासपोर्ट नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। हम रहते हैं पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ये कोड डालेंगे और 5 इसके बारे में भी समझाएं। ठीक है। ये इनका आ गया है अंडर आउटसाइड प्रोसेस। अंडर आउटसाइड प्रोसेस का मतलब ये है कि ये अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इससे पहले अगर आप वीज़ा चेक कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, वीज़ा नंबर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें इससे पहले अगर आपका ये नहीं आया वीज़ा अंडर आउटसाइड प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वीज़ा है वो भी अंडर प्रोसेसिंग में है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कतर की जो मिनिस्ट्री है वो इसको कब अप्रूव करती है, ठीक है। मेडिकल कब होगा? अंडर प्रोसेस के बाद, इसके बाद अगर ये आ जाता है अंडर आउटसाइड प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि ये इनका स्टेटस आ चुका है अंडर आउटसाइड प्रोसेस का, ये हमारा स्टेटस है। समटाइम इसमें स्टेटस आ जाता है सेम डे के बीच में, और इसके ऊपर जो हमारा टाइम टेकिंग था वो था मैक्सिमम जो है वो 7 डेज़ का। 7 डेज़ के अंदर पहले आएगा आपका अंडर प्रोसेसिंग। सम टाइम ये 21 डेज़ भी ले जाता है, ठीक है। अंडर प्रोसेसिंग पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अंडर आउटसाइड प्रोसेसिंग, फिर इसके बाद आपका होगा मेडिकल। इसके बाद इनकी मेडिकल की, जिस कंपनी से इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वो कंपनी इनकी वहाँ से मेडिकल की जो अपॉइंटमेंट है वो इनकी निकलवाएगी। अपॉइंटमेंट कैसे दिखती है वो दिखा दें। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये अंडर प्रोसेसिंग के बाद जो है ये पेपर आएगा मेडिकल का। अंडर आउटसाइड प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, ये पेपर आएगा, ये इनका आ जाएगा मेडिकल का प्रिंट, ठीक है। जब ये अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो इनको ये प्रिंट मिलेगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर इसको हम बोलेंगे, QVC कतर वीज़ा सेंटर, ठीक है। ये जब आ जाएगा फिर मेडिकल के लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये मेडिकल का इनका प्रॉपर यहाँ पे टाइम लिखा होता है। अपॉइंटमेंट टाइम है यहाँ पे 10 बजे का। और मेडिकल कहाँ से होगा? कतर वीज़ा सेंटर या तो ये इस्लामाबाद में है या फिर कराची में है। पूरे पाकिस्तान में इसके अलावा और कहीं से भी कतर का मेडिकल नहीं होता। और ये एड्रेस भी लिखा रहा है जैरिस बिल्डिंग में जाना है। जैरिस बिल्डिंग 1A लैंड टी सेंटर G6 इस्लामाबाद पाकिस्तान। इधर से होगा इनका मेडिकल? बिल्कुल इधर से होगा। इसके ऊपर इनको टाइम दिया गया है 10 बजे का। और अगर ये मेडिकल के टाइम के मुताबिक नहीं पहुंचते तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। किस किस्म की? इसमें अब हम ये कह नहीं सकते, अगर ऑन रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो लोग हैं अरबी सिस्टम पे चलने वाले, वो लोग पंक्चुअलिटी को पसंद करते हैं। समटाइम ये है कि ये वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन ये है कि इसको फिर दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ सकता है और दोबारा से इनको ट्रैवलिंग करके वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मेडिकल के बाद जो है ये सेकंड पेपर में क्या है? सेकंड पेपर में ये जिस बंदे ने जाना है वहाँ पे एम्बेसी के बीच में ये प्रॉपर उसकी डिटेल लिखी है। नहीं, नीचे वाला जी बिल्कुल। अच्छा, ऊपर करते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा नीचे एम्बेसी की डिटेल लिखी हुई है। एम्बेसी की भी डिटेल लिखी हुई है और जो एम्बेसी का नंबर है वो लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे इन्होंने जाना है ये उसी की डिटेल है। ये एक तो इनकी बायोमेट्रिक वीज़ा फीस जो है $133 पे हुई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी 40 से 45 हज़ार का एक्सपेंस इसके ऊपर। अगर ये कैंसिल हो जाता तो ये पैसे दोबारा भी देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो मेडिकल के बाद जो पेपर आता है जिस पे प्रोटेक्टर होना है वो दिखाएं। ठीक है। प्रोटेक्टर होना है किसी का तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो हम किस तरह से जो है इसको निकाल सकते हैं। तो जो ट्रैवलिंग करने से पहले प्रोटेक्टर जिस पे करवाना है उससे पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बताएं। ट्रैवलिंग करने से पहले एक तो इनका प्रोटेक्टर होता है, ये मॉडल मेडिकल के, हाँ, मेडिकल के बाद जो पेपर आना है वो, मेडिकल के बाद जो इनका पेपर आएगा वो एंट्री वीज़ा इनका निकलेगा वहाँ से, ठीक है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपर है जिस कंपनी का इनको वीज़ा मिला है, ठीक है। जैसे कि अब ये कंपनी है अल-अदन PK, ठीक है। अब इनका जो वीज़े का डेजिग्नेशन है अल-अदन PK क्लीनिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ठीक है। ये अब इस कंपनी में जाके जो है वो यहाँ पे जॉब करेगा, या फिर अगर ये वहाँ पे NOC ले लेता है तो ये किसी भी कंपनी में जॉब कर सकता है। ठीक है। मतलब ये पेपर आएगा,
और उसके साथ दूसरा पेपर उसके आएगा। साथ दूसरा पेपर आएगा इनका वीज़े का, ठीक है। ये लंदन का ही है, ऊपर है। ये वाला ये आ जाएगा इनका एंट्री वीज़ा, ठीक है। ठीक है। और एंट्री वीज़ा जो है वो इनका एक तो ये एयरलाइन की तरफ से ओके टू बोर्ड होगा बिफोर ट्रैवलिंग, और दूसरा इनका प्रोटेक्टर होगा जो कि कतर का जो प्रोटेक्टर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होगा। ये अगर आप प्रोटेक्टर से पहले वो चीज़ें चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रोटेक्टर की कितनी फ़ीस आ जाएगी? प्रोटेक्टर की फ़ीस मोस्टली जो है वो तकरीबन 10,000 से 25,000 तक ये चलती है। अगर आप घर बैठ के करवा रहे हैं प्रोटेक्टर वगैरह, उस पर जो कंसर्न एजेंट है आपका जो आपको करवा के दे रहा है वो डिपेंड करता है कि किस चार्जेस की आती है, उसको क्या चार्जेस मिले हैं। वो 25 से 30,000 तक वो आपसे चार्ज कर सकता है। उसमें ये कि आपको जाना नहीं पड़ता, या फिर अगर आप जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर ओनली गवर्नमेंट फ़ीस पे इसको अप्लाई करते हैं तो आप सुबह 8 बजे जाते हैं प्रोटेक्टर ऑफिस और आपको वहाँ पे शाम के 4 बज सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था टोटल प्रोसेसिंग था प्रोटेक्टर तक। जी बिल्कुल। उसके बाद ये जो है ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल ये ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस एयरलाइन की इन्होंने टिकट परचेज़ की है उस एयरलाइन से ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगती है, वो क्लियर करवाई जाती है एयरलाइन की तरफ से, और उसके बाद ये ट्रैवल। तो ये अभी तक की जो है सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। सबसे पहले जो है वो आपका प्रोटेक्टर करने से पहले जो लास्ट 2 पेपर्स आपको दिखाए हैं वो होंगे तो फिर आप प्रोटेक्टर करेंगे। और फ्रॉड से बचने का कोई आप सजेशन देना चाहे, कुछ बताना चाहे? कतर के वीज़े में फ़्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं अमूमन के। आप गल्फ़ का लगा लें कि गल्फ़ के नाम के ऊपर 99% जो है वो स्कैम इस बेस के ऊपर आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई आपको कह रहा है कि एक तो आप इस्लामाबाद या कराची के अलावा कहीं और से आप मेडिकल करवा रहे हैं कतर का, तो वो 99% नहीं 101% जो है वो फेक है। और इसके अलावा अगर आप गल्फ़ का मेडिकल करवा रहे हैं, वो आप GAMCA गैम का उसका टोकन आपने नहीं लिया, तो वो भी 101% जो है वो फेक है और वो फ्रॉड है। इन दोनों के अलावा अगर आप कहीं और से गल्फ़ के नाम पे मेडिकल करवा रहे हैं तो वो आप समझ लें कि वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। और जो मेडिकल की जो करने वाली लैब्स हैं वो इनके साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि अगर आप वैसे जनरली ये सेम मेडिकल करवाते हैं, जो वो गैमका का है या कतर का है, वो 2500 से 3000 में हो जाता है, लेकिन वो आप लोगों को 15,000 या 20,000 में वो भी करके देते हैं। और जो कंसर्न एजेंट उनके साथ अटैच होता है 8 से 9,000 का कमीशन वो उनसे ले जाता है, और बाकी के जो चार्जेस हैं वो लैब वालों को वो दे देता है। प्रोटेक्टर के बाद जो कतर का सही वीज़ा लगना है वो कतर जाके लगता है। बिल्कुल। ये इनको अभी जो हमने दिखाया था वो एंट्री वीज़ा था, वहाँ पे जाके इनको इकामा वगैरह मिलेगा। उसके साथ ही अगर ये आज़ाद वहाँ पे वर्क करना चाह रहे हैं तो इनको वहाँ पे NOC मिलेगा, अदरवाइज़ ये इसी कंपनी में काम करेंगे। कतर जाने से पहले सजेशन कोई देंगे, बंदे के पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि परदेश काटना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे तो अव्वल तो आपने ये खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, ठीक है। और आपने अकेला रहना है, डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। बचने के लिए आप मोटिवेट रहें, आपका जो है वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा वहाँ पे आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे जितनी गर्मी है वहाँ पे आपका BP लो या BP हाई हो सकता है। बिल्कुल सही। मज़ीद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, इंशाल्लाह जो बेहतर चीज़ होगी आपको गाइड करेंगे। हमारा ऑफिस लाहौर शिमला परी में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।